वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी के शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट है जिनके आने की संभावना है। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास आया है क्या कि अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे। आप टीचर हैं और आप अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकसित करने हेतु क्या करेंगे। तो पहला देखो, उत्तर देने की स्वतंत्रता देंगे, मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे, केवल एक विध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। तो आप टीचर होने के नाते बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। कैसे, तो आप व्याख्या में देख सकते हैं कैसे। ठीक है, व्याख्या भी साथ साथ लेके आया हूँ। क्या होता है, बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे क्योंकि सृजनात्मक नए तरीके से संसार को देखने, छिपे हुए पैटर्न को खोजने और प्रतीत होने की असंबंधित घटनाओं के बीच में संबंध बनाने और समाधान उत्पन्न करने की क्षमता की विशेषता है सृजनात्मक। ठीक है, इसमें दो प्रक्रिया शामिल है, सोच फिर उत्पादन। तो पहले हम सोच मतलब बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये व्याख्या भी लेके आया हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, उस प्रकरण को पूर्ण करने के पश्चात प्रश्न पूछने को कहेंगे, उसे प्रश्न छोड़कर आपको सुनने को कहेंगे, उससे अंतर्दृष्टि वाले प्रश्न पूछेंगे जो उसके चिंतन में सहायक हो, और धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक उत्तर देने, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो पहले उनका उत्तर दे देना चाहिए। तो धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखो वही बात आ गई ना कि बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब उन्हें कोई प्रकरण समझ नहीं आता है तो वे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के प्रश्न को धैर्यपूर्वक सुने और उत्तर देने का प्रयास करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है। सीखने के लिए जो प्रोत्साहन है ना, कि हमें सीखना है, वो प्रोत्साहन कब पैदा होता है। सहपाठियों के प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, और अध्यापक एवं छात्रों के बीच अच्छे संबंध से। तो जो सीखने के लिए जो प्रोत्साहन है ना, वो हमें पैदा होता है विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से। ठीक है, तो विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों से अंतर व्यक्तिगत कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है। मुस्कुराहट से अभिवादन करना, मिलने पर हाथ मिलाना, मिलने पर विभिन्नताओं का आदर करना, और बातचीत के दौरान उसकी तरफ देखकर बात करना। तो शायद क्या विभिन्नताओं पर आदर करना होगा। व्याख्या देख लेते हैं इनकी क्या है। व्याख्या में क्या बोल रहा है। हाँ, तो विभिन्नताओं का आदर करना, क्यों, समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके कौशल को लेकर विभिन्नता होती है तो वे अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति होते हैं, तो उनकी विभिन्नताओं और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल होता है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई टीचर है ना, अलग अलग संस्कृति से आता है, तो उनकी संस्कृति विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख ले, यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप प्राथमिक उपचार देंगे। बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपचार ही देंगे हम। अगला क्या पढ़ना है, सबसे पहले शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है सहयोगी प्राप्ति एवं संघर्ष निवारण के लिए, बाह्य लोगों से संप्रेषण के लिए, संदेश गोपनीय बनाने में और दूसरों को निर्देश देने में। तो शाब्दिक जो संप्रेषण विधि है ना, वो है सहयोग प्राप्ति एवं संघर्ष निवारण में। कैसे है, तो व्याख्या देख लेते हैं हम। सहयोग प्राप्ति और संघर्ष निवारण में शाब्दिक संप्रेषण विधि में सदैव भाषा का प्रयोग होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों का प्रयोग होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव क्या होता है, भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 7वां है और ये 8वां है क्वेश्चन है ये। तो पहला 7वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। मर्दुल रूपांतर में, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, लगातार मूल्यांकन से, समुचित पुरस्कार से। तो बिल्कुल अगर अध्यापक उनकी लगातार मदद करे तो ये हो सकता है। ठीक है,
दूसरा होता है समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। कोई आधार नहीं, विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की रुचि के अनुसार और विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। तो आपको क्या लगता है कि जो अपने स्कूल में जो समय चक्कर है ना, जैसे 4 पीरियड पहले आएंगे फिर इंटरवल आता है, तो ये होता है कि विषयों की कठिनाइयों के आधार पर होता है। ठीक है, विषयों की कठिनाइयों के आधार पर कि कौन सा विषय कब देना है, उसके बाद में थोड़ा सरल विषय देना है ताकि छात्रों को थोड़ा और समझ में आ सके। ठीक है, कठिन कठिन देंगे तो नई बात बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। आत्मसंतोष, अधिकारी का पुत्र होना, परिस्थितियों का अच्छा समायोजन, यही है, परिस्थितियों का अच्छा समायोजन होना। ठीक है, अब देखो, किसी देश का भाग्य उसके कक्षा बहुने से क्यों बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कोई किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवन से क्यों बनता है। विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक सुविधा प्राप्त करता है। प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं। सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव है। बिल्कुल होता है, सर्वांगीण सीखना बच्चे बहुत से होते हैं, अच्छे रूप से सीखते हैं। तो कक्षा भवनों में एक बच्चा नहीं होता, एक सघन रूप से एक बच्चों का ग्रुप होता है। तो सर्वांगीण सीखना सघन रूप से क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, तो ये अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पहले, और अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। ठीक है, कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु क्या आवश्यक है। विषय वस्तु की पुनरावृत्ति, अगली कक्षा में उन्नति, चुनौतीपूर्ण कार्य करना और संवर्धन कार्यक्रम। तो बिल्कुल होता है कि संवर्धन कार्यक्रम। ओके, अगला देख ली। शैलेश एक विद्यार्थी है, ठीक है, जिसकी बुद्धि कम है, उसके अधिगम हेतु शिक्षक को विषय वस्तु को, कि शैलेश एक विद्यार्थी है जिसकी बुद्धि बहुत कम है, उसके अधिगम हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है अपने पास, क्या विषय वस्तु को 2 छोटे भागों में बांटना चाहिए, सरल भाषा में सम प्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, सामान्य गति जारी रखनी चाहिए, स्पष्ट करने हेतु चित्रों का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर है ये, सरल भाषा में सम प्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर उसको लग रहा है टीचर को कि बच्चे को कम समझ में आ रहा है, उसकी वापस पुनरावृत्ति कर देनी चाहिए। व्याख्या क्या कहती है, व्याख्या देख लेते हैं हम। शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी बुद्धि कम है, उसके अधिगम हेतु शिक्षक को विषय वस्तु को सरल भाषा व आसान शिक्षण विधियों में समझाना चाहिए, जहाँ संप्रत्यय से तात्पर्य विषय वस्तु से है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान मन में उत्पन्न होने वाले विचारों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड देंगे। जब भी मैं सोचूं क्वेश्चन अधूरा क्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है कि एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु के प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड देंगे। किस आधार पर, उनकी गति के आधार पर, प्रस्तुतिकरण के आधार पर, कौशल विकास के आधार पर और पक्षपात किए बिना। तो उनके कौशल के आधार पर हम क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, ग्रेड देंगे। क्यों देंगे, तो व्याख्या क्या कहती है, कौशल विकास के आधार पर क्यों। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि, ये भी याद कर लेना, विज्ञान में नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कि किस किस का, नवाचार और सृजनात्मकशीलता को, सृजनशीलता को सॉरी। प्रायोगिक कार्य से आपके विद्यार्थी को यह सीखने में मदद मिल सकती है कि वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं तथा विषयों में अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके कौशल विकास के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये है 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता, अध्यापक की असफलता, इस कथन के बारे में क्या कहेंगे। तो बिल्कुल हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि जब कोई, देखो सबसे पहले होता है शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना नहीं होता है शिक्षक का काम। किसी भी वस्तु में जो शिक्षक अपनी वस्तु में बच्चों में ये रुचि ना पैदा कर सके कि वो खुद से पढ़ना शुरू कर दे, तो काहे का शिक्षक का काम होता है कि जैसे कोई गणित का शिक्षक है, तो उस शिक्षक की सफलता जब होगी जब हर बच्चा तो नहीं होता है, लेकिन एवरेज मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, उस गणित में अभिरुचि पैदा करना शुरू कर दें।
ऐसा नहीं कि गणित हार्ड है तो छोड़ना, अगर वो बच्चे छोड़ कर जाएंगे तो शिक्षक की क्या होती है, असफलता होती है, क्योंकि शिक्षक उन्हें नहीं समझा सका अपना विषय, अपने विषय में शिक्षक बच्चों में रुचि नहीं पैदा कर सका। तो शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कि अपने विषय में रुचि पैदा करवाना बच्चों में। ठीक है, तो पूर्णतः सहमत है कि अगर विद्यार्थी असफल होता है तो अध्यापक की असफलता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक से मुख्य प्रभावित होती है। व्यक्ति का शैक्षिक स्तर, परिवार का वातावरण, उसके माता पिता का व्यवहार, परिवार का आकार। तो परिवार का वातावरण से किसी व्यक्ति का क्या होता है, सामाजिक परिपक्वता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कितने क्वेश्चन थे, 15 हो गए, ये 16वां है और ये 17 है और ये 18वां है, 3 क्वेश्चन आ गए इसमें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अध्यापक पहला पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते? क्यों? अध्यापक ढूंढने से भी मुश्किल से नहीं मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। एक अध्यापक की स्वाभाविक विशेषता है विद्वान होना। प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है, तो ये बिल्कुल हर कोई विद्वान नहीं हो सकता। मानचित्र, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए। आप मान लो किसी भी विषय का या किसी भी भौगोलिक स्तर का मानचित्र समझा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मानचित्र पर दिशाओं का बच्चों को बोध कराना चाहिए। मानचित्र पर दिशाओं के बारे में बताना चाहिए। कर्क रेखा सबसे पहले ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अगर मैं बताऊं तो जैसे ये कोई मानचित्र है, इसमें ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो पहले इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। जैसे अध्यापक पढ़ाता रहता है, बीच में जब किसी बच्चे को उठकर प्रश्न पूछता है तो क्यों पूछता हो। तो ऑप्शन सुन ले कि विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, कोई नहीं करता, मुझे पता है, सब डरे रहते हैं। अनुशासन कायम रखने के लिए ये शायद हो सकता है। प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए ये तो कतई नहीं हो सकता। छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर मिलता है, खुद को, बिल्कुल छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, खुद को निखारने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो यही होगा, चौथा होगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बीच में खा लिया गया शायद, हाँ 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सामवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है। उन्हें उनकी रुचि के कार्य में लगाना, संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना, प्रेम की भावनाओं का विकास करना और संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण करना। तो कौन सा होगा, तो जितना हो सके आपको पता है संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। बच्चों में सामवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक क्या होता है कि जो संवेग जो परिपक्व हो रहे हैं उनको एक उचित दिशा प्रदान करना। ठीक है, ताकि बच्चा ये समझ सके कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 या 32 क्वेश्चन है, ये ज़्यादा नहीं है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है। एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता, एक पितृव्रतात्मक अनुशासनकर्ता, एक हस्तक्षेपीय अनुशासनकर्ता और एक तंत्रीय अनुशासनकर्ता। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता, ना कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक के लिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि पूरे किसी भी देश के लोगों के विकास के लिए एक प्रजातांत्रिक अनुशासन ही बेस्ट रहता है, देश के लोगों के सहायक के लिए या कक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, 21वां क्वेश्चन। ओके, एक व्यक्ति की अनुनय प्रेरक योग्यता का क्या अर्थ है। देखो व्याख्या भी है, व्याख्या से पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति अनुनय प्रेरकता क्या अर्थ है। अन्य व्यक्तियों, मुझे पता आप देखोगे, इससे पहले मैं छिपा ही देता हूँ। हाँ, अन्य व्यक्तियों के एक सहभागी के रूप में क्या लगाना। एक व्यक्ति की अनुनयी प्रेरक, अनुनयी मतलब होता प्रेरक। तो
एक व्यक्ति की प्रेरक योग्यता का अर्थ क्या होता है? दूसरों को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, दूसरों को अपने विचारों पर विश्वास दिलाना, एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना। तो यही होता है, एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना ही किसी व्यक्ति की प्रेरक योग्यता होती है। व्याख्या क्या दे रखी है इसकी, ये देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है, एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार फल मिलता है। बिल्कुल, इसलिए वह अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें कि रोहिणी एक नव प्रेषित छात्रा है, नई छात्रा है और कक्षा के साथ समायोजन नहीं कर पा रही, कक्षा में तालमेल नहीं हो पा रहा उसका। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे लघु समूह कार्य देंगे, वे निरीक्षण करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे समय पर छोड़ देंगे, अभिभावक को बुलाएंगे। तो सबसे पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे हम एक अध्यापक होने के नाते कि प्रॉब्लम क्या आ रही है उस बच्चे के साथ, कि वो क्यों कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रही। ठीक है, ओके। तो ये 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन। ओके, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई देंगे। मेरे अनुसार यही है बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे वाले बच्चों को ज़्यादातर दिखता ही नहीं है। ये तो होगा नहीं कि लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। श्यामपट्ट लेखन बिना बोले करेंगे, गलत है। तो यही है कि लिखते समय अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को शब्दों की सटीकता और शुद्धता, विषय वस्तु की स्पष्टता, उपयुक्तता और तीव्र वितरण। तो इसमें आएगा विषय वस्तु की स्पष्टता। ठीक है, विषय वस्तु की स्पष्टता। कारण क्या दे रखा है? शिक्षण, कारण भी बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो देखो पढ़ लेना आप, मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी पढ़ ही देता हूँ, आप तो कैसे पढ़ोगे। शिक्षण अधिगम के दौरान विषय वस्तु की स्पष्टता होनी चाहिए। विषय वस्तु का निर्माण करते समय सामान्यतः शिक्षक को शिक्षार्थी से संबंधित मनोविज्ञान, दार्शनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। विषय वस्तु के निर्माण में शिक्षण के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सापेक्षिक कठिनाइयों के अनुसार विषय वस्तु को क्रमबद्ध होना चाहिए। कैसे नहीं? कठिन कठिनाई नहीं, सापेक्षिकता कठिनाई, पहले सिंपल फिर थोड़ा हार्ड फिर थोड़ा हार्ड, ऐसे बच्चों को, है ना। नींव एकदम से मजबूत नहीं होती है। अगले देव पॉइंट क्या लिख रहा है कि विषय वस्तु के निर्धारण की प्रक्रिया में 2 पॉइंट हैं। किसी विषय के शिक्षण उद्देश्य को व्यवहार रूप में परिवर्तित कर सकना और क्रमबद्ध और सुव्यवस्थितता होनी चाहिए किसी विषय वस्तु के निर्धारण के लिए। ठीक है, तो ये 24वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर 25वां क्वेश्चन है अपने पास, कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है? संवेगात्मक, केवल आध्यात्मिक, मानसिक और भाषा संवेगात्मक होता है। कैसे? इसमें दे रखा है कि संवेगात्मक विकास व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है तथा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। कौन सा? संवेगात्मक विकास। यह उनके उत्पन्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय में छात्रों के संवेगात्मक, इसका अर्थ होता है बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास। संवेगात्मक में होता है बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगला 26वां क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन क्या है? आप और आपका साथी विद्यार्थी को वर्तमान समय पर सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं, वर्तमान समस्या पर सामान्य परिचर्चा या चर्चा कर रहे हैं, तब आप अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे 2 दोस्त हैं हम, और एक अलग पार्टी से संबंधित है पॉलिटिकल में, दूसरा अलग पार्टी को प्रोत्साहन करता है या मतलब बात करता है, तो कहीं ना कहीं एक बहस पर आके स्थिति खराब हो ही जाती है। तो उस समय आप क्या करेंगे? शांत होकर कहेंगे असहमति पर सहमत हो जाएंगे, ये तो अपने कति गलत है,
जब आप सही हैं तो आप सही होने का प्रयास करें, नहीं तो वहाँ पर चुपचाप वहाँ से निकल जाए। अपने दृष्टिकोण पर कायम रहेंगे और बहस पर जोर देंगे तो बहस पर तो बिल्कुल जोर नहीं देना, ठीक है। परिचर्चा बंद करेंगे और दूसरे कामों में लग जाएंगे, यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्णय करना विकल्पों के एक समूह पर चयन करने अथवा पसंद करने की एक प्रक्रिया। बिल्कुल, निर्णय करना विकल्पों के, निर्णय करना सदैव परिस्थिति से संबंधित होता है। तो कोई भी निर्णय हमारी परिस्थिति के अनुसार, जैसे हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो निर्णय क्या होता है, हमारी परिस्थिति की, हम पैसे कहाँ से आएंगे, कमरे का किराया कैसे आएगा, रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी, सारी परिस्थिति देखनी होती है। तो इसका क्या हो गया, दोनों ही सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 28वां क्वेश्चन, आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है शिक्षण संस्थानों में? नहीं, परिवार में, संपूर्ण जीवन में होनी चाहिए भाई। जागरूकता व्यक्ति को चरित्रवान बनाती है, ठीक है। देख लेते हैं व्याख्या में क्या लिख रहा है। जागरूकता एक व्यक्ति को अपने चरित्र की ताकत और कमजोरियों की कदर करने की क्षमता प्रदान करती है। जागरूकता, इससे हमें बदलाव करने और हमारी क्षमताओं का निर्माण करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। अगला देखो 29वां। यदि कक्षा में पढ़ा इसमें आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को नहीं समझ रहे, तब आप देखो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधे से अधिक विद्यार्थी, तब अगर एक विद्यार्थी बोलता ना तो हम उसके कारण जानने का प्रयास करते कि बच्चा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है। अगर एक विद्यार्थी, एक दो विद्यार्थी की समझ में आती, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आधे से अगर अधिक विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहा ना, तो हमें क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, यही आएगा, ठीक है। खुद के विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ओके। अगर वो एक दो विद्यार्थी की बात करता तो हम ज़रूर बच्चों से कारण पूछने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आधे से अधिक कक्षाएं जब नहीं समझ में आ रही तो खुद के विषय वस्तु पर जोर देने की आवश्यकता है। 30वां क्वेश्चन देखो। यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आपकी कक्षा ध्यान नहीं देती, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, इस समस्या के कारण को जानने की कोशिश करेंगे? नहीं, पूरी कक्षा ही जब शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती तो कारण क्या जानेंगे। व्यवसाय को परिवर्तित कर लेंगे, गलत है। विषय वस्तु को लिखवाना आरंभ करेंगे, ये भी गलत है। क्या है, अपने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज पूरी कक्षा ही ध्यान नहीं दे तो खुद के शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। देखो व्याख्या क्या दे रखी है इसकी, व्याख्या दे रखी है कि अपने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे क्योंकि हमारी व्यावहारिक शिक्षण विधि से विद्यार्थी विषय के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो मूल्यांकन हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मूल्यांकन से हम छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा कमजोरियों को खोज कर उनका हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 31वां। भारतीय परिस्थिति में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है केवल व्याख्या करना नहीं, केवल प्रदर्शन करना नहीं, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन करना, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लिख रखा है व्याख्या, एक बार देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्यानुक्त प्रदर्शन विधि के प्रयोग से शिक्षक अपनी भाषा शैली अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाने का प्रयास करता है। छात्र को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए व्याख्या के मध्य या अंत में प्रश्नोत्तर कर शंका समाधान करता है। मतलब लास्ट में प्रश्न भी करता है, टीचर प्रश्न उत्तर करता है, अब शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य प्रश्नोत्तर होता है जिससे विद्यार्थियों के डाउट क्लियर होते हैं। शिक्षण उपकरणों जैसे मानचित्र, चार्ट आदि का प्रयोग कर व्याख्यान को रोचक और प्रभावित बनाता है। तो बिल्कुल व्याख्या के साथ हमें युक्त प्रदर्शन भी करना चाहिए, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन। 32वां क्वेश्चन देखो। यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती है तो ये रिपीट हो गया, बता दो, रिपीट ही होगा फिर भी। तो पूरी कक्षा ध्यान नहीं दे रही, इसका मतलब खुद के शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है अध्यापक को। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप साक्षरता का महत्व समझाएंगे, समूह
चर्चा आयोजित करेंगे, कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो बिल्कुल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। ओके, व्याख्या भी देख लेते हैं कि जागरूकता ही क्यों, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर को बढ़ाने हैं तो लोगों में साक्षरता के लाभों के बारे में जागरूक करना होगा तथा इस संबंध में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं प्रोत्साहनों की जानकारी देनी होगी गांव वालों को, जिससे लोगों में क्या होता है कि जो साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा होगी। तो ये अपने पास थे कितने, 33 क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने पास 33 क्वेश्चन थे और सारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 एक 20 के हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन, वहीं से मैंने लिए हैं क्वेश्चन। और अभी और चलेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक ये चलती रहेगी सीरीज ऐसे ही। तो अगर अच्छा लगे तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, RIBE सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे। और इसी तरह जैसे व्याख्या लेके आया था मैं, ऐसे ही व्याख्या लेकर हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से। जय हिंद।